व्यावसायिक वित्त की विधियाँ या स्रोत। सोर्स, मेथड्स एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस या फाइनेंस। व्यवसाय वित्त को हमने दो भागों में बांटा है, एक स्थायी या दीर्घकालीन वित्त और दूसरा अल्पकालीन वित्त। यानी पहला को अपन पूंजी कह सकते हैं, दूसरे को कार्यशील पूंजी कह सकते हैं। अतः प्रत्येक प्रकार की पूंजी के स्रोत भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। एक मध्यम एवं दीर्घ स्तरीय व्यवसाय संस्था के प्रमुख वित्तीय स्रोत एवं उनकी विधियाँ निम्नानुसार है। पहली वित्तीय स्रोत, इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्थायी या पूंजी यानी दीर्घकालीन स्रोत, दूसरा अल्पकालीन या कार्यशील पूंजी के स्रोत। तो स्थायी या दीर्घकालीन स्रोत कौन से हैं? ये साधारण अंश है, पूर्वाधिकार अंश है, ऋणपत्र है, अर्जित आय का पुनर्विनियोग है, विशिष्ट वित्तीय संस्था है, पट्टे पर वित्त है, लीज पर वित्त है, अन्य विधियाँ हैं। वैसे ही अल्पकालीन और कार्यशील पूंजी स्रोत भी कौन से हैं? ये सार्वजनिक निक्षेप है, व्यापारिक ऋण एवं साख है, व्यापारिक बैंक है, राजकोष है, साहूकार जैसे बैंकर्स है, वित्तीय कंपनियां हैं, ग्राहकों से अग्रिम है, अन्य प्रकार के स्रोत। इस प्रकार अपने दो भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला है स्थायी या दीर्घकालीन वित्त के स्रोत, सोर्स ऑफ फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। दीर्घकालीन वित्त के प्रमुख स्रोतों में अंश, ऋणपत्र, अर्जित आय, सार्वजनिक निक्षेप, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, लीज या पट्टे वित्त आदि प्रमुख है। अब हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला साधारण या समता अंश, इक्विटी शेयर्स। समता अंश वे हैं जिनके धारकों को कंपनी के संचालन की सामान्य जोखिम को उठाना होता है। इन अंशों के धारकों को कंपनी के प्रबंध एवं संचालन को नियमित एवं नियंत्रित करने का अधिकार होता है। सामान्यता केली के अनुसार साधारण या समता अंश वह पूंजी है जो किसी उपक्रम की अंतिम जोखिम को उठाती है तथा उपक्रम की शेष बची आय एवं साधन को बांटाती है। व्यवसाय का नियंत्रण भी पूंजी के इसी स्वरूप में निहित होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 85(2) के अनुसार समता अंशु तात्पर्य उन अंशों से है जिनके धारकों को पूर्वाधिकार अधिधारियों की तरह पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में समता अधिधारियों को लाभांश प्राप्त करने तथा समापन के समय पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार नहीं होता है। इन अंशों के धारकों को लाभांश तभी प्राप्त होता है जबकि पूर्वाधिकार अधिधारियों को लाभांश चुकाने के बाद लाभ की राशि बच जाए। यदि कंपनी के लाभों की समूह राशि पूर्वाधिकार अधिधारियों को लाभांश चुकाने में ही समाप्त हो जाए तो समता अधिधारियों को लाभांश देना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार यदि कंपनी के समापन के समय कंपनी की सभी संपत्तियां पूर्वाधिकार अधिधारियों की पूंजी के पुनर्भुगतान में ही समाप्त हो जाए तो समता अधिधारियों किसी प्रकार की आपत्ति करने अधिकार नहीं रहता है। किंतु ऐसे अंशों के धारकों को कंपनी के सामान्य सदस्य के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। वह घोषित लाभांश प्राप्त कर सकता है, कंपनी के सभाओं में भाग ले सकता है तथा उनमें मतदान कर सकता है। इस प्रकार समता अंश के अधिधारियों को लाभांश और अपनी समापन के समय पूंजी प्राप्त करने का अंतिम अवसर होता है, वो उनको अधिकार नहीं होता है कि उनको पहले मिले, बाद में मिलता है। अगर बच जाए तो उनको मिलता है, लेकिन उनको वोट देने का, साधारण सभा भाग लेने का अधिकार होता है। साधारण अंशों के लाभ। साधारण अंशों का निर्गमन कर पूंजी प्राप्त करने से निम्न लाभ होते हैं। कंपनी को लाभ। कंपनी को निम्न प्रमुख लाभ होते हैं। पूंजी सरलता से प्राप्त हो जाती है, पूंजी मितव्ययिता से प्राप्त हो जाती है, पूंजी प्राप्ति के लिए संपत्ति को गिरवी या बंधक नहीं रखना पड़ता है, पूंजी की वापसी अनिवार्य नहीं होती है। इस पूंजी को ब्याज देना या लाभांश देना भी अनिवार्य नहीं है। सीमित आय वाले लोगों को भी आसानी से इन अंशों के क्रय के लिए आकर्षित किया जा सकता है क्योंकि इसका अंकित मूल्य बहुत कम होता है। समतांश पूंजी के एक भाग को आरक्षित करके आरक्षित पूंजी का निर्माण भी किया जा सकता है। इन अंशों पर प्रारंभिक वर्षों में लाभांश घोषणा नहीं करके तथा कुछ वर्षों तक सीमित लाभांश की घोषणा करके कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अधिक उचित दर से लाभांश घोषित करके अधिकार अंश या अंशों का और निर्गमित करके आसानी से और पूंजी प्राप्त की जा सकती है। अधिक ऊंची दर से लाभांश घोषित करके अधिकार अंश या अंशों का और निर्माण करके आसानी से पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। अब है विनियोजकों लाभ। विनियोजकों समता अंशों के क्रय करने से निम्न लाभ होते हैं। विनियोक्ता कंपनी के वास्तविक स्वामी बनते हैं।
विनियोक्ता प्रबंध में भाग ले सकते हैं, आसानी से विनियोजन किया जा सकता है, विनियोगों को वोट देने का अधिकार होता है, अधिक लाभार्जन की दशा में बहुत अधिक आय मिलती है। सभी अंशों में सट्टे के कारण अप्रत्यक्ष लाभ भी मिल जाता है। बोनस या अधिकार अंश जारी नहीं होने पर विनियोजकों को पूंजी में असाधारण वृद्धि का अवसर मिलता है। इनमें तरलता का गुण है जिससे इन्हें कभी भी बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता है। अब साधारण अंशों से हानियाँ, डिसएडवांटेज क्या है? साधारण अंशों के निम्न प्रमुख हानियाँ भी है। कंपनी को साधारण अंशों के निर्माण से निम्न हानियाँ भी है। कार्य संचालन में अंशधारी बाधक बन सकते हैं। समता अंशों की पूंजी वापस लौटना कठिन होता है। साधारण अंशों पर लाभांश की दर अन्य अंशों की अपेक्षा अधिक देनी पड़ती है। अंश पूंजी वृद्धि करने पर इन अंशधारियों की संपत्ति लेना आवश्यक होता है। अंशधारी अंशों की सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजी पुनः न लौटा सकने के कारण अति पूंजीकरण का भय बना रहता है। लाभ अधिक होने पर अंशों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है, तो लाभ कम होने पर मूल्य घट जाता है। अंशधारियों के बदल जाने से कंपनी की नीति में परिवर्तन होता रहता है। विनियोगों हानियाँ, विनियोजकों को साधारण अंशों में धन लगाने से निम्न हानियाँ होती है। लाभ की सदैव अनिश्चितता रहती है। जब लाभ होते हैं तो प्राधिकार अंशधारियों को लाभ देने के बाद लाभ मिलता है और अंशों के मूल्य में प्राय घटपट होती रहती है। जब मंदी का समय होता है तो अंशधारियों को भारी हानि उठानी पड़ती है। सट्टे के कारण विनियोजकों को कई बार हानि उठानी पड़ती है। अब है दूसरा पूर्वाधिकार अंश, प्रीफरेंस शेयर्स। पूर्वाधिकार अंशों से आज से उन अंशों से हैं जिन अंशधारियों को एक निश्चित दर से प्रतिवर्ष लाभांश पाने का अधिकार होता है तथा समापन के समय पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार होता है। संक्षेप में पूर्वाधिकार अंशधारियों को निम्नलिखित प्रमुख पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, इनको समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है। कंपनी के समापन की दशा में उन्हें पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार होता है। समता अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश देने के बाद शेष लाभ में से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। समापन के समय लाभांश की बकाया रकम प्राप्त करने का अधिकार होता है। समापन की दशा में समता अंशधारियों को पूंजी की वापसी के बाद शेष संपत्ति में से बंटवारे का अधिकार होता है। इन्हें उन समस्त विषयों के संबंध में कंपनी सभाओं में मत देने का अधिकार होता है जो उनके हितों को प्रभावित कर सकते हैं। विमोचन तिथि पर अंशों की शोधन राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि इन्हें अपने अंशों को दूसरे अंशों में परिवर्तन का अधिकार होता है तो ये अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पूर्वाधिकार अंश निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, संचय पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जिन पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश संचित होता रहता है उन्हें संचय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ऐसे अंशों पर प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से या निश्चित राशि का लाभांश देय होता है, किंतु कंपनी में लाभ न होने पर वह लाभांश नहीं चुकाया जा सकता है। संचय पूर्वाधिकार अंश इसी समस्या का समाधान है। जब कंपनी में लाभ नहीं होने के कारण लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह लाभांश प्रतिवर्ष संचय इकट्ठा होता रहता है। जब कभी भी कंपनी को लाभ होता है तो समस्त बकाया संचय लाभों का भुगतान प्राप्त करने का ऐसे अंशधारियों को पूर्वाधिकार होता है। जब तक इन्हें बकाया अथवा संचित लाभ का भुगतान नहीं हो जाता तब तक कंपनी समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार होता है। जब तक इन्हें बकाया अथवा संचित लाभ का भुगतान नहीं हो जाता तब तक कंपनी समस्त अंशधारियों को लाभांश वितरित नहीं कर सकती। सामान्यतः कंपनियां इसी प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करती है। असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जिन अंशों पर लाभांश का संचय नहीं होता है उन्हें असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ऐसे अंशों पर लाभांश उसी वर्ष में देय होता है जबकि कंपनी में लाभ हो। जब किसी वर्ष में कंपनी में हानि होती है तो वह लाभ नहीं होता है, तो ऐसे अंशधारियों को कुछ भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इस प्रकार के अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, किंतु साथ ही समता अंशधारियों को लाभांश चुकाने के बाद शेष बचे हुए लाभों में से भी कुछ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस शेष बचे हुए अतिरिक्त लाभ को पूर्वाधिकार अंशधारियों तथा समता अंशधारियों के बीच पूर्व निर्धारित अनुपात में बांटा जाता है। ये ध्यान रहे कि यदि अंतर नियमों में पूर्वाधिकार अंशों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो वे भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश ही कहलाते हैं। अब अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है। जब किन्हीं अंशों पर केवल एक निश्चित दर से निश्चित राशि ही लाभांश के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होता है तो अतिरिक्त लाभ पर जिन अंशों के धारकों को कोई अधिकार नहीं होता है तो ऐसे अंशों को अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अब परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इस प्रकार के
वे अंशों के धारक को यह अधिकार होता है, इस प्रकार के अंशों के धारक को यह अधिकार होता है कि वे एक निश्चित अवधि के बाद अपने पूर्वाधिकार अंशों को बदले कंपनी के अंशों में प्राप्त कर सकते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद में अपने अंशों को बदल सकते हैं, यानी पूर्वाधिकार अंश तो उनको समता अंशों में बदल सकते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है। जिन पूर्वाधिकार अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता हो उन्हें अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश रिडेमेबल प्रेफरेंस है। वित्त पूर्वाधिकार अंशों का कंपनी के जीवन काल में पुनर्भुगतान किया जा सकता है, उन्हें विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। कंपनी अपने अंत नियमों में व्यवस्था होने पर पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन कर सकती है, किंतु विमोचन तभी किया जा सकता है जबकि अंश पूर्णदत्त हो। कंपनी संशोधन नियम 1996 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी कंपनी 20 वर्षों से अधिक अवधि में विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। इसके करके भारत में कोई भी कंपनी अब अशोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, धारा 80(5) है। लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 आ गया है, इसमें अलग प्रावधान किए गए हैं। संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश सन 1985 से ही भारत सरकार ने कंपनी को एक प्रकार के पूर्वाधिकार अंश जारी करने की अनुमति प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। इन्हें परिवर्तनीय संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इन अंशों की विशेषता ये है कि इन पर प्रतिवर्ष 10% लाभ प्राप्त होता है। कंपनी में लाभ न होने की दशा में इनका अदत्त लाभांश संचित होता रहता है। इसके अतिरिक्त कंपनी को इन अंशों को 3 से 5 वर्ष की अवधि में समता अंशों में परिवर्तन करना होता है। इनका शोधन किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता है। पूर्वाधिकार अंशों के लाभ एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंसेस। कंपनी को लाभ, कंपनी को पूर्वाधिकार अंश निर्गमित करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, इस प्रकार के अंशों से पूंजी संरचना में लोच बनी रहती है। जब संचित कोष अधिक हो जाते हैं तो अंशों का शोधन किया जा सकता है। अति पूंजीकरण का भय नहीं रहता है। कंपनी के प्रबंध में अधिक हस्तक्षेप नहीं रहता है। इस प्रकार से पूंजी प्राप्त करने पर कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। विपरीत आर्थिक स्थिति में भी कंपनी को वित्त प्राप्त करने में आसानी रहती है। अत्यधिक सतर्क व्यक्तियों को भी संस्था में धन विनियोजन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विनियोजकों को लाभ, विनियोजकों को निम्न प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, विनियोजकों को एक निश्चित आय प्राप्त होती रहती है। कंपनी के समापन पूंजी के पुनर्भुगतान पर पूर्वाधिकार होता है। मंदी काल में एक निश्चित लाभांश अवश्य मिलता है। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों के बदले समतांश प्राप्त किए जा सकते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशों की दशा में कंपनी के अतिरिक्त लाभों में से हिस्सा प्राप्त किया जा सकता है। पूर्वाधिकार अंशों की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंसेस। कंपनी को हानियां, पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से कंपनी को निम्नलिखित हानियां होती है। पहली, कंपनी पर एक निश्चित लाभांश का भार हो जाता है। कम लाभ वाले वर्षों में समतांशधारियों को लाभांश नहीं मिल पाता है। और पूर्वाधिकार अंश बार बार निर्गमित करना सरल कार्य नहीं है। पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों में ऋणप्रदाताओं से सहमति लेनी पड़ती है और पूर्वाधिकार अंश बार बार निर्गमित करने से आवश्यक समय और धन का अव्यय होता है। विनियोजकों हानियां, पूर्वाधिकार अंशों से धन विनियोजित करने वालों को निम्नलिखित हानियां होती है। विनियोजकों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। इन्हें केवल एक सीमित अधिकार प्राप्त होता है। जब कंपनी चाहती है तब शोध्य पूर्वाधिकार अंशधारियों को अंश का मूल्य चुकाकर कंपनी से अलग कर देती है। ऐसे विनियोजकों को समापन के समय प्राय उतना धन मिलता है जितना उनका विनियोग किया गया था। इन सभी दोषों के कारण ये स्रोत अधिक प्रचलित नहीं है। इन अंशों की हानियों के कारण ये लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सके, परंतु भविष्य में पूर्वाधिकार अंशों की लोकप्रियता बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि नई संचय परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश तो CCGP शेयर्स की योजना बहुत आकर्षक है। साधारण तथा पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। साधारण अंशों में अंतर होता है। साधारण पूर्वाधिकार अंशों में पहला है, साधारण अंशों के धारकों को पूंजी का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों को चुकाने के बाद किया जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को संभावित दशा में इसके धारकों को पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। साधारण अंशों के धारकों को पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को लाभांश का भुगतान होने पर ही लाभांश मिलता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को साधारण अंशों के धारकों की तुलना में लाभांश पहले मिलता है। साधारण अंशों के धारकों को लाभांश मिलना निश्चित नहीं होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को लाभांश निश्चित रूप से मिलता है। साधारण अंशों पर लाभांश की दर पहले से निश्चित नहीं होती है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर प्राय पूर्व निश्चित रहती है या होती है। साधारण अंशों का शोधन कंपनी की समाप्ति पर ही होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन एक निश्चित अवधि अधिकतम 20 वर्ष के बाद करना होता है।
साधारण अंश प्राय कम अंकित मूल्यों के होते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंश साधारण अंशों की अपेक्षा प्राय अधिक अंकित मूल्यों के होते हैं। साधारण अंश प्रत्येक पूंजी वाली कंपनी में साधारण अंश होने आवश्यक है, जबकि पूर्वाधिकार अंश किसी भी कंपनी में पूर्वाधिकार अंश होने का अनिवार्य नहीं है। साधारण अंशों का पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन साधारण अंशों का पूर्वाधिकार अंशों का साधारण अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है। मताधिकार भी साधारण अंशों के धारकों को सभी प्रकार के मामलों पर मत देने का अधिकार होता है, परंतु पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को केवल उन्हीं मामलों पर मत देने का अधिकार होता है जो इनसे संबंधित होते हैं। साधारण अंशों के क्रय करने में जोखिम अधिक रहती है, जबकि पूर्वाधिकार में जोखिम कम रहती है। पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम कम रहती है। साधारण अंश एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। अब है ऋणपत्र, तीसरा स्रोत ऋणपत्र, डिबेंचर्स। व्यवसाय वित्त प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत ऋणपत्र है, किंतु खेद है कि ऋणपत्र की कोई संतोषजनक परिभाषा उपलब्ध नहीं है। अभी तक इसके बारे में कोई भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार ऋणपत्र में ऋणपत्र, स्कंध, प्रबंधक पत्र और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां चाहे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती हो या नहीं सम्मिलित की जाती है। न्यायाधीश चीटी के अनुसार ऋणपत्र एक ऐसा प्रलेख है जो यहाँ तो ऋणों का निर्माण करता है अथवा उसका ज्ञापन करता है, और प्रत्येक प्रलेख जो इनमें से कोई भी दशा को पूरा करता है वह ऋणपत्र है। संक्षेप में ऋणपत्र एक ऐसे ठहराव का प्रलेख होता है जो कि ऋण से संबंधित भी होता है, जिस पर उसी जारी करने वाली कंपनी की सारा मुद्दा लगी होती है तथा ऋणपत्र की प्रमुख शर्तें उस पर लिखी रहती है। ऋणपत्रों के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। ऋणपत्र निम्नलिखित 6 प्रकार के हो सकते हैं। रजिस्टर्ड ऋणपत्र, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड ऋणपत्र वे ऋणपत्र है जिनके धारक का नाम कंपनी के ऋणपत्रों के रजिस्टर में लिखा जाता है। ऐसे ऋणपत्रों का वैध हस्तांतरण किसी व्यक्ति के पक्ष में कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम लिखना होता है, लिखा कर ही संभव होता है। ऋणपत्र ब्याज कंपनी उसी व्यक्ति को देती है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है। वाहक ऋणपत्र, वेयर डिबेंचर। वाहक ऋणपत्र से ऐसे ऋणपत्र हैं जो केवल सबूत के द्वारा ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इनके वैध हस्तांतरण के लिए इनकी कंपनी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर्ड ऋणपत्रों में तो ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के कार्यालय में अंकित है, परंतु वाहक ऋणपत्रों में ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका धारक है। ब्याज के सुगम भुगतान के लिए वाहक ऋणपत्रों के साथ कूपन भी लगा दिए जाते हैं। ब्याज की देय तिथि पर या उसके पश्चात धारक इन कूपनों को किसी बैंक के जरिए कंपनी के बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है तथा कंपनी का बैंक ऐसे कूपनों का भुगतान कर देता है। बंधक ऋणपत्र, मोर्टेज डिबेंचर। बंधक ऋणपत्रों से आज से ऐसे ऋणपत्रों से हैं जिनके धारकों के पास कंपनी कोई संपत्ति जमानत के रूप में है। ऐसी संपत्ति पर इस प्रकार के ऋणपत्रों का प्रभार होता है। कंपनी द्वारा इन ऋणपत्रों का भुगतान न होने की अवस्था में वे उस संपत्ति को बेचकर अपने ऋण का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। नगद ऋणपत्र, नेफ्ट डिबेंचर्स। इन नगद ऋणपत्रों से आज से ऐसे ऋणपत्रों से हैं जिनके पास कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं है। ऐसे ऋणपत्रों का मूलधन तथा ब्याज सुरक्षित रहता है। शोध्य ऋणपत्र, रिडेम्बल डिबेंचर। ये इस प्रकार के ऋणपत्र है जिनका भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाएगा। कंपनियों द्वारा अधिकतर इसी प्रकार के ऋणपत्र निर्मित किए जाते हैं। अशोध्य ऋणपत्र है स्थायी ऋणपत्र, इरिडेम्बल है और परपेचुअल डिबेंचर। कंपनी अधिनियम की धारा 120 के अनुसार अशोध्य ऋणपत्र से आज ऐसे ऋणपत्रों से हैं जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता, या जिनका भुगतान किसी दूर की आकस्मिक घटना के घटने पर या किसी लंबी अवधि के बीतने पर किया जाएगा, किंतु भारत में इस प्रकार के ऋणपत्र निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। परिवर्तनीय ऋणपत्र, ऋणपत्र परिवर्तनीय भी हो सकते हैं। इन ऋणपत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद ऋण की राशि को समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। कभी कभी ऋणपत्र अंश परिवर्तनशील भी होते हैं। ऐसे ऋणपत्रों का एक निश्चित निर्धारित भाग निर्धारित अवधि के बाद समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा शेष भाग का 5 वर्ष के बाद कभी भी पूर्व निर्धारित अवधि के अनुसार भुगतान करके शोधन कर दिया जाता है। परिवर्तनीय शोधनीय ऋणपत्र, ऐसे ऋणपत्र वे होते हैं जिनको ऋणपत्रों में परिवर्तन करने की छूट नहीं होती है। इस ऋणपत्र का शोधन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद एक मुश्त या किस्तों की कंपनी द्वारा कर दिया जाता है। भारत में ऐसे ऋणपत्र जारी नहीं किए जाते हैं। हमारे देश में ऐसे ऋणपत्रों को भी समता अंशों में परिवर्तन करने की छूट दी जाती रही है। अब ऋणपत्रों के लाभ।
कंपनी को लाभ, ऋण पत्र के निर्मित करने से कंपनी को निम्न लाभ होते हैं। वित्त प्राप्ति का साधन सबसे मितव्ययी साधन है। कंपनी की वित्तीय संरचना में लोच बनी रहती है। इसमें निश्चित अवधि के लिए आसानी से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के प्रबंध संचालन से नहीं करते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन करने से लाभांश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विनियोजकों लाभ, ऋण पत्रों के निर्गमन से विनियोजकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। आय में निश्चितता बनी रहती है, आय में निरंतरता बनी रहती है। परिवर्तनीयता की शर्त होने पर कंपनी के अंश मिल सकते हैं और इससे पूंजी की वृद्धि भी हो सकती है। पूंजी पूर्णतः सुरक्षित रहती है क्योंकि भारत में पूर्णतः सुरक्षित ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। ऋण पत्र तरलता भी प्रदान करते हैं। इन्हीं बाजार में बेचकर आवश्यकता के समय धन प्राप्त किया जा सकता है। ऋण पत्रों से हानियां, कंपनी को हानियां, ऋण पत्रों पर ब्याज का भार कंपनी पर स्थायी भार बन जाता है। ऋण पत्रों की शर्तों के अनुसार ये कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव भी उत्पन्न कर देते हैं। ऋण पत्रों के धारक कंपनी के विरुद्ध बाद में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। संकट या मंदी काल में ऋण पत्र निर्मित करना कठिन होता है। ऋण पत्र से पूंजी प्राप्त करना अंशों की तुलना में महंगा पड़ता है क्योंकि इस पर ब्याज देना पड़ता है। स्थायी संपत्तियों पर बंधन रहने के कारण इन्हीं ऋण लेने की क्षमता सीमित हो जाती है। ऋण पत्रधारी को हानियां, ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्रों से धन लगाने से निम्न हानियां होती है। कंपनी के अधिक भागों में से ऋण पत्रधारियों को लाभ नहीं मिल पाता है। अधिक लाभों में से इन्हीं मतदानाधिकार नहीं होता है। ऋण पत्रों की लोकप्रियता होने के कारण, यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व ऋण पत्र लोकप्रिय नहीं रहे, किंतु हाल के कुछ वर्षों से ऋण पत्रों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, आकर्षक शर्तें। कंपनियां जब ऋण पत्रों के साथ आकर्षक शर्तें लगाने लगी है तो ऋण के लिए एक निश्चित अवधि के बाद क्षमतांशों बदल लेने की गारंटी देना एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। सुरक्षा, आजकल सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वे केवल सुरक्षित ऋण पत्र ही जारी कर सकती है। इससे विनियोजकों का धन पूर्णतः सुरक्षित रहता है। वित्तीय संस्थाओं को ऋण पत्र क्रय करने की छूट, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों को भी ऋण पत्र खरीदने की छूट दी गई है। बैंकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, बैंकों का दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया है। वे भी उन संस्थाओं को ऋण प्रदान करने लगे जो ऋण पत्र जारी करते हैं। अभिगोपन सुविधा, विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं ने भी इस विशेष सहयोग दिया है। इसमें उन्होंने ऋण पत्रों का भी अभिगोपन प्रारंभ कर दिया है तो कंपनी को ऋण पत्र जारी करने में असुविधा नहीं होती है। ऊंची ब्याज दरें, ब्याज दरें भी बहुत अधिक अच्छी है तो कई विनियोजक सुरक्षित आय प्राप्त करने के लिए इस साधन को अपनाने लगे हैं। आयकर में कटौती, कंपनियों को ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज खर्चों के रूप में मान्यता लाभों में से घटाने सुविधा दी गई है। कंपनी को बहुत कम लागत पर पूंजी प्राप्त होने लगी है। स्कंद विनिमय केंद्रों में सूचीकरण, स्कंद विनिमय केंद्रों में इनको लेन देन की पर्याप्त सुविधा हो गई है अतः विनियोजकों को इसमें तरलता का लाभ मिल जाता है। 2,500 रुपये तक के ब्याज पर स्रोत पर आय कटौती नहीं। बजट में इस प्रकार से घोषणा कर दी गई कि अब 2,500 रुपये तक के देय ब्याज में से स्रोत पर ही आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। बैंकों द्वारा प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करना, अब बैंक कंपनियों के ऋण पत्रों को अपने द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की प्रतिभूति रूप में स्वीकार करते हैं। पुनः क्रय की सुविधा, कुछ कंपनियां अपने द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों को पुनः क्रय करने की गारंटी देती है। ये प्राय ऋण पत्रों के निर्गमन के 1 वर्ष के बाद पुनः क्रय गारंटी देती है। ऐसा करके वे अल्पकालीन विनियोग को बढ़ावा देते हैं। इस सब कारणों से ऋण पत्रों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कारण कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों की राशि में वृद्धि होती गई है। ऋण पत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए सुझाव, सजेशन। भारत में ऋण पत्रों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हम निम्न सुझाव दे सकते हैं। पहला, ऋण पत्रों की शर्तें आकर्षक होनी चाहिए, ब्याज दर बढ़ानी चाहिए। आकर्षक शर्तों की ओर से ध्यान दिलाकर अधिकाधिक विज्ञापन प्रचार करना चाहिए। ऋण पत्रों का स्थान निःशुल्क होना चाहिए। अभिगोपकों को ऋण पत्रों के निर्गमन को प्रोत्साहन देना चाहिए और ऋण पत्र सलाहकार संस्थाओं की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। सुसंगठित ऋण पत्र बाजारों का विकास करना चाहिए। बीमा कंपनियों और बैंकों को ऋण पत्रों के क्रय में अपनी नीति उधार रखनी चाहिए। अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन की छूट दे देनी चाहिए। ऋण पत्रों की आय पर आयकर स्रोत पर नहीं काटा जाना चाहिए। 1 वर्ष की अवधि बीतने के बाद प्रत्येक कंपनी को ऋण पत्रों के पुनः क्रय की सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए। इस प्रकार ये ऋण पत्रों के कुछ लोकप्रिय बनाने के लिए सुझाव है। इनका पालन करके उनको ऋण पत्रों को अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है। धन्यवाद।